हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसका जो सॉफ्टवेयर का जो सेकंड टाइप होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअली टॉपिक काफ़ी वास्ट है क्योंकि सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो मैंने उन्हें कैटेगरीज में बांट करके 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो ये पार्ट 1 वाला वीडियो है जहाँ पे हम फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो फाइल्स मौजूद होती है सिस्टम के अंदर उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है और कौन सी यूटिलिटीज उनके लिए काम में आती है। ठीक है, तो अब सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं जो कि क्या करते हैं, ओएस को जो है स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम ओएस के अंदर, ठीक है, ओएस की मदद से कोई स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसमें ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ओएस सब कुछ कर सकता है बट छोटे छोटे टास्क के लिए इसके लिए इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन एडिशनल एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर की मदद से भी ये टास्क परफॉर्म कराया जाता है। जैसे कि कैलकुलेटर, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है ये ओएस का ही पार्ट है जो इसके साथ इनबिल्ट आता है, बट डजंट मीन ना कि भाई मतलब उसी पे सारा लोड आ जाए। दैट्स व्हाई उसको सेपरेट कंट्रोल के साथ डिजाइन किया जाता है। तो इन शॉर्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अक्सर ओएस के साथ एम्बेडेड होते हैं, तो वो तभी एक्टिव होते हैं जब उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट हो या उन्हें कॉल किया जाए या यूजर जो है उन्हें जो है एक्सेस करे। ठीक है, ताकि ओएस पे बिना वजह बर्डन नहीं आएगा। अब अगर बात करें तो ये सेट ऑफ टूल्स है जो कि क्या काम में आते हैं, कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। किस किस को? कॉन्फ़िगर, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कॉन्फ़िगर, एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो है ये टूल, सेट ऑफ टूल्स जो है वो काम में आता है। अब सेट ऑफ टूल्स क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और इनमें से हर एक स्पेसिफिक टास्क करता है, बिल्कुल टूल बॉक्स के हर एक टूल की तरह। ठीक है, ये यूजर और सिस्टम को मल्टीपल टास्क आसानी से और इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कई सारी फंक्शनलिटीज आ जाती है, जैसे कि डेटा कंप्रेशन, डेटा रिकवरी, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, कंप्यूटर रिसोर्सेज, फाइल मैनेजमेंट, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे बिल्ट इन यूटिलिटी टूल्स आते हैं, पर अगर यूजर चाहे तो अपने इच्छा से और भी एडिशनल सॉफ्टवेयर टूल्स जो है यूटिलिटी टूल इंस्टॉल कर सकता है, जैसे कि एंटीवायरस टूल, डिस्क टूल, डेटा बैकअप टूल्स। ठीक है, ये यूजर के थ्रू बाद में ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि इन्हें जिस टास्क के लिए बनाया गया सिर्फ ये वही टास्क करते हैं, उसके अलावा और भी कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते। इट मींस कि मल्टी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक कंप्यूटर कंपोनेंट के लिए अलग अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मिलेगा। अगर हार्डवेयर है तो उनके लिए अलग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद के लिए, स्टोरेज पार्ट्स के लिए, सबके लिए सेपरेट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते देखिए सिस्टम यूटिलिटीज में क्या क्या आता है। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज, स्टोरेज डिवाइस। देखिए सिस्टम यूटिलिटीज खुद यहाँ पे आ रहा है, काउंट हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टम यूटिलिटीज, फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज, स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटीज, मिसलेनियस यूटिलिटीज, ठीक है, बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क क्लीनअप टूल, डीबगर्स, स्क्रीन सेवर्स, क्लिपबोर्ड मैनेजर्स, डिस्क स्पेस एनालाइजर्स, नेटवर्क यूटिलिटीज, सिस्टम मॉनिटर्स, एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डेटा सिंक्रोनाइजेशन टूल्स, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम दोनों अलग अलग हैं। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, सिस्टम प्रोफाइलर्स, क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटीज, रजिस्ट्री क्लीनर्स, आर्चीवर्स, मेमोरी टेस्टर्स, ये सारे टाइप्स है सिस्टम यूटिलिटीज के। ठीक है, तो मतलब टाइप मतलब के लाइक अ काइंड ऑफ ये सारे है। इन सब के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा सिस्टम में। आर्चीवर्स बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है, डीबगर बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है, बैकअप यूटिलिटी बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है। इनमें से ज्यादातर ओएस के अंदर इनबिल्ट आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। मेजरली इनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज, स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटीज, सिस्टम यूटिलिटीज एंड मिसलेनियस यूटिलिटीज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज का मतलब ये हो गया कि किसी भी तरह की डेटा फाइल, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो न्यूमेरिक फाइल हो, चाहे वो प्रोग्राम फाइल हो, चाहे वो ब्लॉक फाइल हो, चाहे वो बैकअप फाइल हो, किसी भी तरह की फाइल जो कुछ ना कुछ डेटा होल्ड करके रखती है, इन फाइलों को मैनेज करने के लिए जो यूटिलिटीज काम में आती है वो कहलाती है फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज। अब डायरेक्ट पढ़ लेते हैं आर्चीवर्स। नाउ व्हाट आर आर्चीवर्स? एक्चुअली आर्चीवर्स क्या होता है, सपोज जैसे हमारा कॉलेज बैग या स्कूल बैग है। ठीक है, हमने क्या किया, उसमें स्पेसिफिक जो जो बुक्स हमें चाहिए वो हमने रखी एंड देन हम स्कूल चले गए, तो हमारा बैग जो है वो आर्चीव की तरह काम कर रहा है और हमने बैग को जमाया तो हम आर्चीवर हो गए। तो आर्चीवर एक्चुअली जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो यूटिलिटीज होती है जो कि
डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को या फाइल्स को जो है अगर हम बात करें, उनको कंप्रेस करके एनक्रिप्ट करके जो है एक कॉमन फोल्डर में होल्ड करके रखती है। जब भी हमें उन्हें एक्सेस करना होता है तो हमें आर्चिव के अंदर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्रेस डीकम्प्रेस की तरह फोल्डर ओपन होगा, बल्कि वो आर्चिव बन के हमें उसके अंदर जाना पड़ता है। तो आर्चिव हम यूजर जो है खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल आर्चिव इनबिल्ट सिस्टम में खुद बने हुए होते हैं। अगर आप प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल जो फोल्डर्स दिखेंगे, उन फोल्डर्स के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वापस सब फोल्डर्स दिखेंगे। वो सब फोल्डर आर्चिव की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर के क्या करते हैं कि ये मल्टीपल फाइल्स को जो है बंच बना करके कंप्रेस करके उनको एनक्रिप्ट करके एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है अगर हम बात करें यूनिवर्सल टाइप ऑफ आर्चिव फाइल फॉर्मेट जो कौन सा होता है, जिप फाइल, ठीक है, जिसके थ्रू हम फाइल्स को कंप्रेस करते हैं। खास बात ये होती है कि इसको जैसे ही हम आर्चिव करते हैं किसी भी फोल्डर को या फाइल को, उसका साइज काफी कम हो जाता है। देन उसे हम नेटवर्क पे भी जो है उसे हम इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकते हैं। और एक और चीज, आर्चिवर्स की मदद से डेटा सिक्योरिटी भी काफी अच्छी होती है। एक बार आपने किसी फाइल को कंप्रेस कर दिया तो उसके ऊपर वायरस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिप्टोग्राफिक की। किसी भी तरह की डेटा स्ट्रीम या फाइल्स को एनक्रिप्ट करना या डिक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक्स काम में आते हैं। और ये क्यों किया जाता है? डेटा सिक्योरिटी के लिए। डेटा कंप्रेशन यूटिलिटीज, अगेन जिप कंसेप्ट जो है, ठीक है, WinZip नाम से जो एप्लीकेशन हमने सबने यूज करी है, इसके अलावा और भी जिप एप्लीकेशन आती है, इनकी मदद से डेटा को कंप्रेस किया जाता है। लेकिन वो तो फाइल के लिए हो गया, लाइक आर्चिवर। लेकिन इंडिविजुअल फाइल्स को भी कंप्रेस करने के लिए एप्लीकेशन आती हैं। अगर आप विंडोज पिक्चर मैनेजर में जाएं या फिर डायरेक्ट जैसे आजकल पिक्चर मैनेजर नाम से RS में जाते हैं, तो आपको किसी भी डेटा फाइल को, इमेजेस को, किसी भी चीज को आप कंप्रेस कर सकते हैं। टेक्स्ट को कंप्रेस करने के लिए अलग एप्लीकेशन मिलेगी, इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए अलग टेक्निक मिलेगी, ऑडियो वीडियो को कंप्रेस करने के लिए अलग टेक्निक मिलेगी। इन सब के लिए अलग अलग यूटिलिटीज आपको मिलेगी। इनकी मदद से आप किसी भी डेटा स्ट्रीम को या फाइल को शॉर्ट कर सकते हैं, साइज में कम कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ये आर्चिवर से बिल्कुल अलग है। आर्चिवर में कंप्रेस होकर के एक जिप फोल्डर में चले जाते हैं वो लोग, उन्हें अनजिप करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे वो कंप्रेस हो रहा है, वो कंप्रेस होने के बाद में जिस भी जगह आपसे सेव कर रहे हैं वहां मिल जाएगा, उसकी साइज कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, साइज आप कम करते हैं तो आपको क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। क्वालिटी थोड़ी बहुत जो है उसकी लेस हो जाएगी। लेकिन अगर आपको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं हो, आप डेटा साइज बचाना चाह रहे हैं, तो डेटा कंप्रेशन यूटिलिटीज इज अ गुड ऑप्शन। डेटा कन्वर्जन यूटिलिटीज, इसकी मदद से हम किसी भी तरह के जो है डेटा स्ट्रीम है या डेटा फाइल है, ठीक है, उसको सोर्स फाइल से अदर फॉर्मेट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट फाइल को PDF में कन्वर्ट करने के लिए PDF कन्वर्टर आते हैं, MP3 तो MP4 कन्वर्टर आते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन यूटिलिटीज होती है, ये सोर्स फाइल को किसी और अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं डेटा रिकवरी यूटिलिटीज। कभी भी डेटा करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, तो इसकी मदद से हम जो है डेटा को रेस्क्यू कर सकते हैं और वापस रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डेटा सिंक्रोनाइजेशन यूटिलिटीज, ठीक है। अब नाउ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। डेटा जो है सोर्स से जो मतलब अगर हम बात करें जिस सोर्स पर भी डेटा रखा है, वहां से जब वो टारगेट पे जाएगा जहां उसे स्टोर करना है, तो इनके बीच में डेटा हमेशा कंसिस्ट बना रहेगा। सिंपल सा, जब डेटा फिलहाल सोर्स पे रखा हुआ है तो वो जिस कंडीशन में है, टारगेट पे पहुंचने के बाद में भी वो उसी कंडीशन में ही बना रहे। इसके लिए दोनों ही जगह के डेटा के बीच में सिंक्रोनाइजेशन मैनेज किया जाएगा। यहाँ डेटा बिल्कुल ऐसा था, वहां पे भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। और वहां से भी स्टोरेज टारगेट से वापस सोर्स तक में भी अगर आता है तब भी वापस वो कंसिस्टेंट ही रहना चाहिए, इंटीग्रेटेड ही रहना चाहिए। तो ये डेटा सिंक्रोनाइजेशन यूटिलिटीज की मदद से होता है। फाइल सिंक्रोनाइजेशन यूटिलिटीज, ठीक है, ये दो सोर्स के बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, रिडंडेंसी या जो बैकअप कॉपीज होती हैं, इनकी मदद से भी इनको पॉसिबल करवाया जाता है। देखिए कैसे बता दूं, मेरा सपोज मेरी कोई म्यूजिक फाइल है, वो किसी सोर्स पे रखी, अभी फिलहाल डी ड्राइव में पड़ी है, मुझे उसको सी ड्राइव में मैंने ट्रांसफर किया, तो ऐसा नहीं है वो डी ड्राइव से उठ के वहां चली गई। हार्ड डिस्क में आज भी उसकी लोकेशन वही है, उससे एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनी, वो जाकर के सी ड्राइव वाले पोर्शन में जाकर के सेव हो गई। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा डेटा सिक्योर है, कुछ भी अगर होता है तो मैं डेटा को फिर से गेन कर सकता हूं। इसलिए पता है कितना कि डिलीटेड डेटा को भी वापस लाया जा सकता है, क्योंकि उनके लिंक डिलीट होते हैं। डेटा स्टोरेज हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा रहता है जब तक कि आप सेकेंडरी मेमोरी को फॉर्मेट ना कर दें, ठीक है। तो फाइल सिंक्रोनाइजेशन यूटिलिटीज क्या करता है, ये कुल मिलाकर के दो सोर्स के बीच में जब फाइल ट्रांसफर करती है तो डेटा एग्जिस्ट रहे, इंटीग्रेटेड रहे, कंसिस्टेंट रहे, इस चीज को एंश्योर करती है। जबकि डेटा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर डेटा जा रहा है, फाइल नहीं जा रही। फाइल इज व्हाट, फाइल इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड डेटा इज अ इंडिविजुअल यूनिट। ये दोनों में फर्क है। नाउ रिवीजन कंट्रोल यूटिलिटीज,
ठीक है। अगर हम बात करें मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली सेम फाइल को अगर मॉडिफाई करते हैं तो उससे कोहेरेंट क्रिएट होता है ना। व्हाट इज कोहेरेंट? एक ही फाइल के जब मल्टीपल स्ट्रक्चर बनने लगते हैं मल्टीपल यूजर्स की वजह से, तो फिर क्या होता है कि ये डेटा आपस में मर्ज होने लगता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, कैसे कि भाई एक ही फाइल बार बार एक्सेस हो रही, उसकी मल्टीपल फाइलें बनी, हर एक के अंदर चेंज हो रहा है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि भाई इन प्रॉब्लम से बचने के लिए वो सब फाइलों को सेपरेट कर देता है और उनको बिल्कुल अलग से जो है इंडेक्सिंग नंबर दे देता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ओरिजिनल फाइल और जो अभी लेटेस्ट यूज वाली फाइल दोनों बिल्कुल दो अलग अलग फाइल्स हो गई। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए हमारी ओरिजिनल फाइल कौन सी थी, हम जिस पे काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, ओरिजिनल फाइल कौन सी थी, तो वहां तक पहुंचने के लिए ठीक है रिवीजन कंट्रोल यूटिलिटीज को काम में लिया जाता है। यहाँ पे डिस्क क्लीनर जो होते हैं ये उन फाइल्स को फाइंड आउट करके पता करते हैं जो कि अननेसेसरी है, और ठीक है उनको हटा करके यहाँ पे क्या करते हैं, हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस देते हैं। कैसे? ये हम बहुत ज्यादा करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक इमेज ली, ओरिजिनल इमेज तो पड़ी है, हमने उसको लिया, एडिट किया, कुछ चेंजेस किए, अब वो दूसरी जगह सेव हो गई। फिर हमने बाद में उस चेंजेस की हुई इमेज को भी वापस लिया, उसमें वो चेंजेस किए, फिर तीसरी जगह सेव हो गई। इस तरह से क्या एक ही इमेज जो बार बार 3-4 जगह सेव हो गई, अब हम तो या तो सबसे लास्ट वाली काम में लेंगे जो हमने एडिट करी, या सबसे फर्स्ट वाली, बीच वाली तो सब वेस्टेज है। तो डिस्क क्लीनर्स क्या करते हैं, वो रिवाइज करते हैं पूरी मेमोरी को, ऐसी फाइल जो काफी लंबे टाइम से यूज नहीं की गई हैं उनको हटा देता है, डिलीट कर देता है, ताकि मेमोरी स्पेस खाली होता रहे। हालांकि इसके लिए उसे यूजर की परमिशन लेनी पड़ती है, वो शो करता है। ठीक है, फाइल कंपैरिजन यूटिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपैरिजन यूटिलिटीज है। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया कि अगर एक ही तरह की दो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उनमें कंपैरिजन करके उनकी स्टैंड अलोन कैपेसिटी फाइंड आउट करी जाती है। ठीक है, कैसे, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि क्या हुआ कि कोई एक इमेज में स्मार्टफोन में रखी है, वो 10 MB की है, मैंने उसको व्हाट्सएप पे किसी को फॉरवर्ड कर दिया, व्हाट्सएप पे जाती है उसकी साइज ही कम हो गई, वो 2 से 3 MB का हो जाएगा। अब मैंने जो व्हाट्सएप पे सेंड करी तो व्हाट्सएप सेंड फोल्डर में भी वही इमेज पड़ी है। सिस्टम क्या करेगा, दोनों इमेजेस तो एक ही है, ठीक है, तो कौन सी रखनी, किसकी ज्यादा कैपेबिलिटी, स्टैंड अलोन कैपेबिलिटी की लॉन्ग टाइम तक काम में आ सकती है, तो उस केस में व्हाट्सएप वाली फाइल को उड़ा देगा, ओरिजिनल वाली फाइल को रखेगा, क्योंकि सिस्टम को पता है कि व्हाट्सएप वाली फाइल का कैपेसिटी भले कम हो, पर अगर इसको कभी एनहेंस करना पड़ा या एक्सपांड करना पड़ा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, जबकि जो 10 MB वो ओरिजिनल है उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इस बेसिस पे जो है वो क्या करेगा, जो डुप्लीकेट फाइल है उसको हटा देगा। तो यहाँ पे फाइल कंपैरिजन करके पता किया जाता है कि जो भी फाइल्स मौजूद है इनके बीच में कौन ज्यादा स्टैंड अलोन कैपेबिलिटी होल्ड कर रहा है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी फाइल को हमेशा स्पेस दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक फाइल मैनेजर भी होता है जो कि क्या करता है, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शन हमें देता है, डेटा मैनेजमेंट के, ईमेल रिकवरी के, मैनेजमेंट टास्क के। फाइल मैनेजर नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा बाकायदा, या फिर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो जो सब तरह की फाइलों को कंट्रोल करता है। उनकी मदद से आप कोई भी फाइल देख सकते हो, चाहे वो कहीं पे पड़ी हो वहां तक जा सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, उसका कैटलॉगिंग कर सकते हो, ठीक है, उसको मर्ज कर सकते हो, यानी A to Z सारे ऑपरेशन आप फाइल मैनेजर्स की मदद से कर सकते हो। तो ये सब जो फंक्शन आते हैं, ये सारे फंक्शन आते हैं हमारे फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।